हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका की रीढ़ की हड्डी गद्य खंड से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है और एकांकी विधा में ये लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक नाटक के रूप में इसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा एकांकी है, ये जो है एक कमरे में जो है इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके कुछ पात्र हैं, ठीक है, जिनमें आपके बाबू जो आपके राम स्वरूप और उनका नौकर है। तो देखिए, ये जो पूरा नाटक है उसको आप एक कमरे में ये प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। अब जो है ये जो एकांकी है, ये किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक कमरे में जो है अंदर के रूम से एक तख्त को, तख्त यानी कि एक पटरी बेड की तरह होता है, नीचे खाली रहता है, तो उसमें जो है बाबू और नौकर उनका जो है उसको लेके आ रहे हैं। जिनकी पीठ दिख रही है, यानी कि जो सामने से उल्टा होके आ रहे हैं, वे जो है कहते हैं अधेड़ उम्र के हैं। और आगे की उसका उस तख्त का छोर जो है, उसके दूसरा छोर उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस अब ये बातें हो रही इनकी। नौकर, बिछा दूं साहब? वो पूछता है कि बिछा दूं इसे। बाबू क्या कहते हैं, जरा तेज आवाज में, यानी कि गुस्से में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो अब जो है वो उसे बता रहे हैं कि देखिए, ये जो नाटक है ये प्रस्तुत हो रहा है किसके लिए। देखिए, यहाँ पर लड़की को देखने लड़का आता है, ठीक है, उसकी तैयारी चल रही है। नौकर और घर के जो मालिक हैं वो जो हैं यहाँ पर तख्त को बिछा रहे हैं और उनकी बातें चल रही है। अब देखिए, नौकर तख्त बिछाता है, ही, अब वो हंसता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे, हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कल कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। अब जो है वो उसे बता रहा है कि इस तरह से इसको रख दे, ठीक है। बहू जी से दरी मांग ला, ठीक है, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। अब देखिए, कल जो धोबी के यहाँ से आई वही नौकर जाता है और बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं और कुर्सियों पर भी जो है दो चार हाथ लगाते हैं। अब मेहमान आने वाले हैं, लड़की को देखने आ रहे हैं, तो वो जो है उस रूम को ठीक कर रहे हैं, वहां पर सभी चीजों को साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे देखिए, सहसा घर की जो मालकिन है जिनका नाम प्रेमा है वो आती हैं और वो जो है गंदुमी रंग, छोटा कद। अब उनका यहाँ पर हुलिया बताया गया है कि किस तरह की वो हैं। तो वो छोटे कद की हैं, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, ठीक है। अब इतने में जो है घर की जो मालकिन है वो भी आ जाती है, उनकी आवाज से भी ऐसा पता चल रहा है जैसे कि वो भी बहुत व्यस्त है काम में, ठीक है। अब पीछे, उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। अब उनको बाबूजी ने क्या भेजने के लिए, क्या लेने के लिए, दरी और चादर लेने के लिए बोला था। अब वो खाली हाथ आ रहा है। बाबू साहब जो जिनका नाम है राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत है? ये कौन कह रहा है? प्रेमा, जो कि घर की मालकिन है, वो क्या कह रही है कि मैं कहती हूँ कि तुम्हें इस वक्त धोती की क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है। एक तो वैसे ही जल्दी 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 में है राम स्वरूप, धोती। अब जो है राम स्वरूप कहते हैं धोती, धोती मैंने कब मंगाई? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन, रतन जो कि उनका नौकर है। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने कहा धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो उसको डांट देते हैं कि मैंने तो धोती मांगी, मैंने तो आपसे तुमसे ये कहा था कि जो धोबी के यहाँ से चादर धुल कर आई है उसको लेके आओ। अब इसने वहां क्या जाकर बोल दिया कि धोती चाहिए, ठीक है। तो अब उसको डांट लगा देते हैं, उल्लू कहीं का। प्रेम, अच्छा, जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। अब जो है
घर की मालकिन प्रेमा उन नौकर को बताती है, रतन को बताती है कि पूजा वाली जो कोठरी है वही बक्से के ऊपर से धुले हुए कपड़े रखे हैं, चादर रखी, उनमें से एक उठा ला रतन। और दरी, अब वो पूछता है कि दरी कहाँ से लाए प्रेमा। दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी पड़ी तो है। तो अब प्रेमा बताती है कि दरी इसी कोने में है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, अब रामस्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो इतने में जो है प्रेमा उनको बताती है रामस्वरूप को कि तुम्हारी जो बेटी है जिसको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लड़का आ रहा है, वो तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्द की दवा हो? अब जो है वो उन्हें क्या बोल देते हैं कि तुम क्या कर रही हो, अगर वो मुंह फुला कर बैठी है तो तुम उसे जाकर के समझाओ। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब रामस्वरूप अपनी पत्नी पर दोष लगा रहे हैं कि तुम उसको समझाओ, मैं तो इनको जैसे तैसे पकड़ करके लाया हूँ। किसको? जो लड़की देखने वाले हैं उनको मैं जो हूँ बड़ी मुश्किल से जो है उनको बुलाया है, और अब तुम जो है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम उसके लिए क्या हो, तुम मुझे दोष मत देना, ठीक है। अब देखिए प्रेमा क्या कहती है, तो मैं ही क्या करूं? तो वो क्या कहती है कि मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, यानी कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, ठीक है। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। अब जो है प्रेमा रामस्वरूप को ही दोष देती है कि तुमने ही उसको पढ़ाया लिखाया है, वो जो है इतनी सर चढ़ गई है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। तो वो अब उसकी माँ, जो लड़की की माँ है, वो क्या कह रही है कि हमारा जमाना ही अच्छा था, आई पढ़ ली और गिनती सीख ली, और इससे ज्यादा अगर किसी को पढ़ना हो तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। यानी कि वो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उसमें लिखी हुई हैं, बड़ी ज्ञान की बात लिखी हुई है। कह रहे हैं तुम्हारे बीए और एमए की पढ़ाई भी उसमें फेल है, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है। तो अब बताते हैं रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होती ही नहीं है, उस नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, ठीक है। यानी उनकी बेटी का नाम क्या है? उमा। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। अब जो है प्रेमा, जो घर की मालकिन है, उसको चिंता हो रही है कि जो उनकी बेटी है वो तो मान नहीं रही है, तो अब जो है वो लोग आने वाले हैं, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो अब रामस्वरूप क्या कहते हैं, तो हुआ क्या प्रेमा, तुम ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। तो वो क्या कहती हैं कि अब देर ही कितनी रही है उनके आने में। तो रामस्वरूप ने क्या कहा कि तो हुआ क्या, ठीक है आ जाएंगे, तो वो भी आ जाएगी नीचे। तो अब प्रेमा क्या कहती है कि तुम ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है, यानी कि जरा मेकअप भी करना होता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आ गई तुम्हारी इस लाडली से। तो अब जो है उनकी पत्नी क्या बोलती है कि तुम्ही ने कहा था कि थोड़ा सा सज धज के आना है, और आजकल जो है बिना सजे धजे कौन पूछता है। तो कहती है कि मैंने तो वहां पर पाउडर वाउडर सब रख दिया है, लेकिन ये तो इन चीजों से नफरत करती है, ठीक है। और लास्ट में क्या कहती है कि मैं तो तुम्हारी इस बेटी से बाज आ गई, यानी कि मैं बहुत परेशान हो गई, ठीक है।
आगे राम स्वरूप क्या कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब राम स्वरूप क्या कहते हैं कि इसका दिमाग न जाने कैसा है, नहीं तो आजकल पाउडर का कारोबार लड़कियों के द्वारा ही चलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खरीदारी कौन करता है, लड़कियां ही करती हैं। तो ये लड़की पता नहीं कैसी है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते। ठीक है, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो अब जो है फिर से प्रेमा अपने पति राम स्वरूप को दोष दे रहे हैं कि तुमने इसको ज्यादा पढ़ा लिखा रखा है। ठीक है, असल में ये जो है समाज में जो हमारी सोच है, आज की नहीं, आज से लगभग 20 साल पहले की, जब लड़कियों को कम पढ़ा लिखाया जाता था, ये सोचा जाता था कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तब जाकर के वो घर को संभाल पाएंगी, नहीं तो वो जो है ज्यादा लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो, क्योंकि उनकी मदर भी उसी दौर की थी, तो वो क्या कहती हैं कि तुम ही ने इसको पढ़ा लिखा दिया है। तो क्या कह रही हैं कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती, अब इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो फिर वो चुप हो गई। अब देखिए आगे, रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप। अब आगे जो है वो बोलते हैं कि चुप चुप, यानी कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी, लेकिन इस बात को उन्हें छुपाना पड़ रहा था। ठीक है, क्या कहते हैं कि दरवाजे में झांकते हुए, यानी बाहर देखते हैं कि कहीं मेहमान जो लड़के लड़की को देखने आ रहे हैं, उन्होंने तो नहीं सुन लिया कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल ही समझा दिया था, उन लोगों के सामने नहीं बताना है। ठीक है ना, अब तुम तो इस प्रकार से बोलोगी तो अब ढंग से करोगी, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके सामने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो अब जो है अपनी पत्नी को फिर से जो है वो डांटते हैं कि तुमको मैंने कल ही समझाया था कि इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन अभी तक तो वो लोग आए ही नहीं। तुमने 2-3 बार मुझे ही इस तरह से जो है क्या कर दिया है, डांट दिया है कि तुमने अपनी बेटी को सर पे चढ़ा रखा है, न जाने उनके आने के बाद क्या हो जाएगा। अब प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो अब उनकी पत्नी बताती है कि मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो। अब क्या बताते हैं कि उमा जो उनकी बेटी है, उसको जैसे भी हो, जैसे तैसे करके उसको तैयार कर लो। न सही पाउडर, यानी कि पाउडर ना लगाए वो कोई बात नहीं, वैसे कौन बुरी है, यानी कि कौन सा हमारी बेटी इतनी बुरी है कि पाउडर की उसको जरूरत है। ठीक है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, अब रतन का नौकर आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल पकड़ दो जरा उधर से। ठीक है, चादर बिछाते हैं। और प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं और चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आती है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, और तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई काम सूझता ही नहीं, या सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? मक दफ्तर के चपरासी से कहा तो था आने के लिए, सो नखरों के मारे। ठीक है, यानी कि जो उनके दफ्तर का चपरासी है, उसको भी कहा था कि घर पे मेहमान आ रहे हैं, तुम भी आना, लेकिन वो उसके भी 10 नखरे हैं, वो भी नहीं आया। ठीक है, प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? अब प्रेमा क्या बताती है कि यहाँ ज्यादा काम नहीं है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ गया ही है, आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। और इतनी देर में रतन मक्खन लेकर ही ले ही आएगा, दो ही तो हैं वो। तो अब बताती है कि दो ही तो हैं वो, रामस्वरूप, हाँ एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का। अब उनके घर में, रामस्वरूप के घर में कौन आ रहे हैं? एक तो गोपाल प्रसाद बाबू, और दूसरा उनका लड़का स्वयं आ रहा है।
देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनकी जो है दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब जो है कहते हैं कि इनको बोलना, यानी कि अपनी बेटी को बोलना थोड़ा इस तरीके से आना कि उनको ये महसूस ना हो कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। कहते हैं मुझे इन पर गुस्सा तो बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है, खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, खुद जो है वकील हैं जो गोपाल प्रसाद है, ठीक है, और सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच में इनका आना जाना रहता है, लेकिन लड़की इनको कम पढ़ी लिखी चाहिए। ठीक है। प्रेमा और लड़का, प्रेमा पूछती है कि लड़का क्या करता है? रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बा, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरन वरना इन लड़कों और इनके बाबों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी अब वो चुप हो जाते हैं। ठीक है। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था और जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, अब रामस्वरूप कहते हैं क्या क्या है? रतन कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांकते हुए जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? तो अब जो है सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर से, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। अब वो अपने नौकर को फिर से जो है गाली देने लग गई। राम स्वरूप तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है और राम स्वरूप बाबू बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। अब जो है राम स्वरूप आइए आइए, हाँ 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 हाँ, इस प्रकार से जो है वो करते हैं और आइए आइए उनका स्वागत करते हुए। ठीक है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना होता है। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ जो है खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। किसकी? लड़के की। अब देखिए रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हाँ हाँ करते हैं और उधर तशरीफ लाइए, उनको बिठाते हैं इधर। ठीक है। इधर तशरीफ लाइए, इधर तो बताते हैं वहां पे इशारा करते हुए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ती है। रामस्वरूप यह बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं हाँ हाँ करके। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो रामस्वरूप कहते हैं कि आपको हमारी मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यही आना था, तो रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो रामस्वरूप फिर जो है वो हंसते हुए क्या कहते हैं कि यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। तो गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब आपस में उनकी बातें चल रही है। फिर रामस्वरूप जो है हंस रहे हैं, क्योंकि देखिए जब कोई आपका मेहमान आता है तो थोड़ा एक बनावटी हंसी जो है दिखानी पड़ती है। ठीक है। तो वो जो है बार बार हंस रहे हैं, मतलब उनके सामने जो है खुश होने का जो एक तरफ से नाटक कर रहे हैं। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके और हाँ हाँ करके सेवक ही हैं। फिर वो है बार बार हंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, यानी कि अब लड़के की तरफ मुंह करते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अब वो शंकर बाबू जो लड़के से बात करते हैं, शंकर जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल दो। अब शंकर क्या कहता है, साल भर नहीं बल्कि 2 साल की बात करते। रामस्वरूप 2 साल?
साल 2 साल, तो वो जो है चौंक करके बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि साल 2 साल। अब शंकर जो है थोड़ा हंसता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो उसने क्या कहा शंकर ने, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ यानी कि गैप रखता हूँ। अब ये गैप किस लिए रखता है, अब आगे देखिए। अब उनके पिता गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, यह बात है साहब, अब जो है उस बात को जो है वो किस प्रकार से कहते हैं कि यह बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। ठीक है, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते वैसी की वैसी भूख। ठीक है, अब राम स्वरूप कहते हैं कचौड़ियां भी तो उस जमाने की पैसे में 2 आती थी। ठीक है, अब गोपाल प्रसाद फिर से अब उनकी बातें चलने लग गई। अब वो जो छुट्टी और मार्जिन वाला बात वाली जो है वो भूल गए, अब कचौड़ी पर जो है यहाँ पर डिस्कशन होने लग गया। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की जो है हजम करने की ताकत थी, यानी कि बहुत सारा खा जाते थे अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, यानी कि जो है बहुत सारे क्या होते हैं, खेल हो जाते हैं। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस जानता था, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है, यानी कि अब अपने जमाने की बातें वो दोनों करने लगे। शंकर और राम स्वरूप जो है खीसे निपोड़ते हैं। ठीक है, राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी, हाँ हाँ करके हंसते हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की जो है सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने की मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं, उनका जो है मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि उस समय की जो मैट्रिक थी यानी कि 10 पास थे, उस समय का मैट्रिक भी जो है आजकल के एमए की जो पढ़ाई है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि पहले के कम पढ़े लोग भी ज्यादा जो है ज्ञानी थे, ज्यादा उनको नॉलेज था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है, क्या कहते हैं यहाँ पर राम स्वरूप जी, जी हाँ जी हाँ, यह तो है ही। अब उसकी उनकी बात पर जो है वो क्या कर रहे हैं, सहमति जता रहे हैं कि जी हाँ यह तो है ही। तो गोपाल प्रसाद, माफ कीजिए बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जो है जब्त करना मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप फिर से हंसते हैं, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था। रंगीन जमाना, फिर हंसते हैं और शंकर भी ही करता है। ठीक है, अब शंकर भी यहाँ पर ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो अब गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, बिजनेस की बात, बिजनेस किसे कह रहे हैं, शादी की बात। राम स्वरूप जो है चौंक कर, बिजनेस, बिज समझकर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। तो राम स्वरूप पहले तो चौंकते हैं, चौंक कर क्या कहते हैं, बिजनेस। तो बिज समझकर फिर जो है वो समझ जाते हैं, फिर कहते हैं ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ठीक है, गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या जो है तकल्लुफ करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तकलीफ क्यों कर रहे हैं, जो नाश्ते पानी की बात क्यों आप जो है इसको रहने दीजिए, मतलब बोलते ही हैं, सब मेहमान घर में आते हैं तो कहते हैं इसकी तकलीफ क्यों कर दी आपने, ऐसा तो हम बोलते ही हैं। ठीक है, राम स्वरूप, हाँ 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 हाँ, तकलीफ किस बात का, फिर हंसते हैं, यह तो मेरी बड़ी जो है तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। अब राम स्वरूप कहते हैं कि तकलीफ किस बात की, ये तो मेरी अच्छी किस्मत है, मेरी तकदीर अच्छी है कि आप हमारे घर आए। ठीक है, नहीं तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। और फिर से वो हंसते हैं, माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। तो वो फिर वहां से चले जाते हैं कि अभी आता हूँ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है,
ठीक है। और मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं है, मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। अब जो है गोपाल प्रसाद ने इतनी देर में वहां ऑब्जर्व कर दिया कि घर कैसा है, आदमी कैसा है। अब इसका जो है घर अच्छा है तो दान दहेज भी देगा, ठीक है, और बोलने चालने में भी अच्छा है आदमी, तो क्या कहते हैं, अब देखते हैं लड़की कैसी होगी, अगर लड़की अच्छी होगी तो बात बन जाएगी, ठीक है। शंकर जी कुछ जो है खखार कर जो है इधर उधर देखता है। अब गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की जो है बैकबोन, ठीक है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, यानी कि मैंने मना किया था फिर भी आप जो हैं चाय लेके आ गए। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए फिर वो हंस रहे हैं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो प्रश्न पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, ठीक है। रामस्वरूप फिर हंसते हैं और कहते कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हुए, ठीक है, उनको अब चाय का प्याला वो दे देते हैं, ठीक है। शंकर, अब फिर शंकर जो है क्या कर रहा है, खकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। अब रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, अब जो है पहले वो उनके पिता को चाय का प्याला देते हैं, अब शंकर को वो प्याला पकड़ा देते हैं। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स, ठीक है। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिएगा सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। तो आपस में ये मजाक कर रहे हैं रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी जो है बेढब है, बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उड़ता ही न था, भी न था, ठीक है। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें कुछ रखा होगा खाने पीने की चीजें, और वो कहते हैं लीजिए, ठीक है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ जो है फिर वो क्या करते हैं, अपना मुंह करते हैं मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, ठीक है। अब जो है वो शंकर से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी तक वो खूबसूरती पर मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि आपका क्या ख्याल है। तो शंकर समझे नहीं, तो कहते हैं किस मामले में? तो रामस्वरूप उनको बताता है शंकर को कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? तो अब जो है रामस्वरूप ने जब शंकर बाबू से पूछा कि आप जो है शादी के लिए खूबसूरती को कितना जो है महत्व देते हैं, अब गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, प्रश्न किया शंकर बाबू से, लेकिन गोपाल प्रसाद उनके पिता जो है बीच में ही बोलते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू,
रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यानी कि ठीक है खूबसूरती का इतना महत्व नहीं है, लेकिन लड़की का जो खूबसूरत होना वो निहायत जरूरी है, यानी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए शादी के लिए, कैसे भी, चाहे वो पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही हो, लेकिन वो खूबसूरत होनी चाहिए। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती हैं। ठीक है, आपकी लड़की तो ठीक है ना, तो वो पहले ही पूछ रहे हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, जो आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब राम स्वरूप, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। तो राम स्वरूप क्या कहते हैं कि जी हाँ वो तो खूबसूरत है, लेकिन वो तो आप देख ही लेंगे। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो यह रस्म ही समझिए, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि आपसे हमने इतनी बातचीत कर ली है तो अब रिश्ता आप पक्का ही समझ लीजिए। तो ये तो एक रस्म है कि बस दिखानी है लड़की। ठीक है, राम स्वरूप फिर से हंसते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी जो है क्या है एहसान है। फिर से वो जो है एक हाँ हाँ करके हंसते हैं। ठीक है, गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी कि जन्म पत्री। तो अब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि ठीक है, पर इनका जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद बेखुद मिला हुआ समझिए। तो अब वो क्या कहते हैं कि जन्म पत्री आपने मिलाई या नहीं मिलाई, तो उन्होंने क्या कहा है इसको मिलाना क्या है, हमने भगवान के चरणों में रख दिया है, वो खुद बेखुद मिल ही जाएगा, उसको आप ये समझिए कि वो मिल ही गया है। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने। तो गोपाल प्रसाद भी इस बात पर सहमति जताते हैं कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। तो अब क्या कहते हैं कि क्या कहा कि आपने कहा तो ठीक, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर वो चुप रहते हैं, लेकिन अब क्या कहते हैं, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। ठीक है, आप मुझे ना बताते तो चलता, लेकिन आपने मुझे बता दिया है, मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो तो गलत है ना। ठीक है, राम स्वरूप जो है चौंक कर क्या, तो अब जो है उनके कानों में क्या भनक पड़ी है, ये यहाँ पर देखिए वो क्या कहते हैं, क्या आपको भनक पड़ी है। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर। तो अब जो है वो क्या कहते हैं कि मेरे कानों में जो भनक पड़ी है कि लड़की, कहीं से सुन लिया होगा कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो अब क्या कहते हैं कि यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अब जो है लड़के के पिता क्या कहते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, हमें कोई मैम साहब नहीं चाहिए, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए, 10 पास होनी चाहिए, क्यों शंकर, अपने बेटे से भी पूछते हैं। शंकर कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। तो शंकर भी यही बात उसमें सहमति जताता है कि जी हाँ हमें मैट्रिक पास ही लड़की चाहिए, कोई हमें जो है नौकरी तो नहीं करवानी है। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई ख्याल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, सॉरी, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस पर राम स्वरूप कहते हैं कि नौकरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उस उनकी बहुएं भी जो है ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है कि पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और जो है पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं नहीं। तो यहाँ पर जो है अब गोपाल प्रसाद अपने विचार बताते हैं कि पढ़े लिखा होना कितना जो है उनके लिए
ये एक प्रकार से हानि है उनके गृहस्थ जीवन के लिए। कहते हैं कि अगर हम जो है ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाएंगे तो उसके नखरे होंगे, वो जो है बहुत नौकरी करेगी तो वो जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपने बेटे को इतना ज्यादा पढ़ाया, एमए बीए करा दिया है, तो ग्रेजुएट तो आपकी बहू होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इन अक्ल के ठेकेदारों से पूछिए कि जो है क्या हमें जो है लड़कियों को लड़कियों की तरह जो है पढ़ाना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं रामस्वरूप उस उनकी बात पर जो है वो सहमति जताते हैं। जी हाँ, और मर्द के जो है दाढ़ी होती है, औरत की नहीं, फिर से हंसने लग जाते हैं। इस प्रकार से जो है सहमति वो आपस में जता रहे हैं कि हाँ लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे की जो स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो गोपाल प्रसाद हैं उनको बहू कम पढ़ी लिखी चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए, जबकि उमा ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ेंगे क्या इस कहानी में आगे होता है। तब तक के लिए थैंक यू और